हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का 10वां पाठ, जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट। इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। उसके पहले भाग में देखें, ओजोन जो गैस है वो ओजोन गैस पृथ्वी से 15-20 किलोमीटर पर स्थित है और वो ओजोन गैस सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के ऊपर जो इंसान है, जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे उसकी रक्षा करता है। लेकिन विकास के इस दौड़ में अनेक संसाधनों का प्रयोग करने की वजह से जो ओजोन गैस है उसका विघटन हो रहा है और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है और उनका बुरा परिणाम पृथ्वी के पर स्थित इंसान जीव जंतुओं को किस तरह भुगतना पड़ता है, अभी दूसरे वीडियो में अध्ययन करते हैं। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। जो सूरज की जो पराबैंगनी किरण है, उस किरण को ओजोन गैस उनको शोषण करती है और उन्हें धरती तक पहुंचने नहीं देती। यदि ये किरणें बेरुख धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। यदि सूरज की पराबैंगनी जो किरणें हैं वह बिना रोक टोके धरती पर आती है तो धरती पर स्थित इंसान और जीव जंतुओं को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। उस पराबैंगनी किरणों में काफी ऊर्जा होती है अगर वह पराबैंगनी किरणें जमीन पर धरती पर पहुंचती है तो इंसान के अनेक त्वचा के कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारे बचाव करती है, मनुष्य धूप और बरसात से अपनी रक्षा करने के लिए छाते का प्रयोग करता है। उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। वायुमंडल में जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस एक छाते का काम करती है और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उन किरणों से हमारी रक्षा करती है। जिस तरह जो छाता है वह छाता इंसान से धूप और बरसात से उनकी रक्षा करता है। इसलिए प्राय से ओजोन छतरी के नाम से पुकारते हैं। इस वजह से ओजोन गैस को ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारा जाता है। सभ्यता के आदिम काल से छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती है। आदिम काल से जो ओजोन छतरी है वह पृथ्वी पर स्थित जीव जंतु और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही और पृथ्वी पर जो संस्कृति, जो सभ्यता विकसित हो गई है, उनकी उन्नति हो गई है। विकास के अंधी दौड़ में हमें संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। हम विकास करने के लिए जो संसाधन है उस संसाधनों का क्या बुरा परिणाम होगा यह न सोचते हुए हमें उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्राय कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। हमने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने विकास करने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया है उसका बुरा परिणाम क्या हो सकता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। आज परिणाम हम सबके सामने है, उसके दुष्परिणाम हम सभी देख रहे हैं। हमारे कारनामों में प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया। हमारे जो कारनामे हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्यों से जो प्रकृति का संतुलन है, जो बैलेंस है, वो पूरी तरह चरमरा यानी बिगड़ गया। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित नहीं हो। भूमंडल यानी धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है
कि जो हमारे कार्य से उसके ऊपर बुरा प्रभाव न हो। स्पष्ट है, ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। हमारे क्रियाकलापों से ओजोन के ऊपर भी उनका बुरा प्रभाव हुआ। आइए हम देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसा हो रहा है। अब हम देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर वो 15 से 20 किलोमीटर ओजोन गैस स्थित है, उसके ऊपर हमारे क्रियाकलापों का क्या बुरा परिणाम हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन यानी रंगाई पुताई से लेकर प्रशीतन, फ्रिज और एयर कंडीशनर वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन का अर्थ ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था। जो फ्रिज में ठंडा करने के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उनके इस्तेमाल से अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां थी। उदाहरणार्थ, ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम से 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज, यौगिक यानी कंपाउंड, प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन है, गंधहीन है और अक्रियाशील है, इनएक्टिव होने से साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इसने प्रशीतन प्रौद्योगिकी में क्रांति से आ गया। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन यानी श्रृंगार सजावट की सामग्री, दवाएं, रंग-रोगन से लेकर फ्रीजर, एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। CFC यौगिकों का एक खास गुण है, अब जब अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों की जगह CFC यौगिक यानी कंपाउंड का जो प्रयोग शुरू हो गया, वो CFC की एक खास उसमें गुण है, क्वालिटी है, ये नष्ट नहीं होते। इनका ना तो ऑक्सीकरण होता है और न अपघटन होता है। CFC का ना ऑक्सीकरण होता है ना अपघटन, यानी उनकी न कमी होती है। ये पानी में भी नहीं घुलते। यह स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक F.S. रोलैंड का ध्यान इन प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। जब रोलैंड ने कहा, उसके बातों की तरफ लोगों ने उनके बातों को कोई महत्व नहीं दिया। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकी पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। कुछ जो लोग हैं, उन्होंने रोलैंड को आतंकित पर्यावरणवादी करके उनकी हंसी मजाक उड़ाई। कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई।
टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफी छिप चुकी है, यानी कम हो चुकी है और उसकी वजह से वह बड़ा छिद्र हो गया। अमेरिकी उपग्रह निम्बल द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलन की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया का अर्थ सावधान किया। जो ब्रिटिश टीम थी उस ब्रिटिश टीम ने सावधान किया कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन रोका गया तो ओजोन परत की छीजन से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती में तापमान में वृद्धि होगी। जो ओजोन गैस को एक छेद हो गया, ओजोन गैस में कमी आ रही है। अगर उनके तरफ हमें ध्यान नहीं दिया तो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो बिना रोक धरती पर काफी मात्रा में आएंगी। अनेक तरह के त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेंगी और पृथ्वी पर स्थित अनेक लोगों त्वचा की बीमारियां होगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। पृथ्वी पर स्थित इंसान को त्वचा के कैंसर होगी और उनकी संख्या लाखों में रहेगी। सीएफसी रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं, सीएफसी जो केमिकल होते हैं क्योंकि वह हवा से भी हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल से आने के बाद मुक्त होकर सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। सीएफसी का वापर करने के उपरांत के बाद वो वातावरण के हवा से हल्के होने की वजह से वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, वातावरण के ऊपर चले जाते हैं और सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती है उनके संपर्क में आते हैं, जहां उनका प्रकाश अपघटन यानी फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन से मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे घिसती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व संकट में पड़ गया। जिस तरह की छाता होता है धरती पर धूप से इंसान की धूप से और बरसात से उनकी रक्षा करता है, उसी तरह जो ओजोन गैस है वो छाता का काम करती थी और पराबैंगनी किरणें को धरती तक आने से रोक देती थी। जिस सीएफसी को हम निष्क्रिय समझते थे वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस से 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। यह गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 9 लाख टन थी। 1974 सीएफसी की जो बिक्री थी वह 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों से शोध से मालूम हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन का विघटन, ओजोन आवरण के छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है तो बेहद चिंतनीय है। इस वजह से सीएफसी गैस तो प्रशीतन के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन सीएफसी गैस से जो प्रयोग करने के उपरांत वायुमंडल में हवा से हल्के होने की वजह से वातावरण में चली जाती है और उसका बुरा परिणाम ओजोन गैस के ऊपर होता है। और ओजोन गैस के ऊपर होने की वजह से ओजोन गैस की छीज किस तरह हो गई और उसको छेद किस तरह हो गया। छेद होने की वजह से पराबैंगनी किरणें बिना रोक टोक के धरती पर आ गए और उनका बुरा परिणाम धरती पर स्थित इंसान, जीव जंतु और पेड़ पौधों को किस तरह भुगतना पड़ रहा है हमने इस भाग में देखे। धन्यवाद विद्यार्थी।